हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आगाज इंस्टीट्यूट में। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि आखिर में एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर है इसे कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए। क्या इसका रामबाण तरीका है जिससे कि आपका समय भी बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आए, कोई भी गलती आपसे न हो। ये आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे पढ़ तो बहुत सारा लेते हैं, प्रिपरेशन भी अच्छे से कर लेते हैं, परंतु एग्जाम पेपर के दिन जैसे ही एग्जाम पेपर उनके हाथ में होता है तो उस पेपर को देखकर, क्वेश्चंस को देखकर बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। दो ऑप्शन में उनको कंफ्यूजन होता है। ऑप्शन यूं तो चार होते हैं, परंतु चार में से कुछ दो ऑप्शंस में बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इसका ए सही है या सी सही है। बच्चे जो हैं ओएमआर भरने में भी बहुत गड़बड़ कर देते हैं। 19 का ए भरना था, वो 20 का ए भर कर आ गए। गोले भी वो सही से नहीं भरते हैं, गोले भरने में भी उनसे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। साथ ही साथ समय भी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है बच्चों का, और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी इशू बताते हैं, ये भी प्रॉब्लम बताते हैं कि पेपर सोल्व करते समय हमको तो समय ही कम पड़ गया। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जो जीएस फर्स्ट जो आपका पेपर होता है जीएस वाला, तो 2 घंटे इसके लिए सफिशियंट होता है, आराम से सफिशियंट समय है। आप आराम से इस पेपर को कर सकते हो, कोई इसके लिए ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लिए समय कम पड़े। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, हड़बड़ा जाते हैं, सही से पेपर सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कठिन प्रश्नों को देखकर उन प्रश्नों में ही उलझे रहते हैं, और उन प्रश्नों में उलझकर जो सिंपल से प्रश्न हैं उनके भी आंसर गलत लगा आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट परीक्षा में फेस करता है। तो आज की क्लास में हम इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे। जिन बच्चों को ये लगता है कि सर अभी आपने जो प्रॉब्लम बताई है वो प्रॉब्लम या ऐसे कोई इश्यू हमारे साथ नहीं होते हैं जब हम एग्जाम देते हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। क्योंकि जब इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं फेस आ रही है तो फिर आप जीनियस हैं, आप एक्सपर्ट हैं, आप पेपर दीजिए, है ना। आप ये जो समय है ये आप अपनी पढ़ाई पर खर्च कीजिए। ठीक है, ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनको इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है ना, जो खासकर पहली बार एग्जाम दे रहे होते हैं या थोड़ा हेजिटेशन जो महसूस करते हैं, उन बच्चों को अक्सर ये प्रॉब्लम आती है। तो ये वीडियो जनरली उन स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, चलिए तो करते हैं शुरुआत। आखिर में किस प्रकार से सारी चीजें होगी और किस प्रकार से आपको एक रामबाण तरीका, एक स्मार्ट तरीका यूज करना है पेपर को अटेम्प्ट करते हुए। तो देखो इस प्रकार का आपको पेपर मिलेगा, है ना। ये 2021 का पेपर लिया है मैंने सैंपल आप सबको दिखाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार का पेपर होगा जहां पर आप सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए होंगे, परीक्षार्थियों के लिए निर्देश यहाँ पर दिए होंगे, तो आप इन निर्देशों को पढ़ ले। जो स्टूडेंट पहली बार परीक्षा दे रहे हैं उनको तो ये निर्देश पढ़ लेने ही चाहिए। एक 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे, ज्यादा समय लगेगा नहीं इन निर्देशों को पढ़ने में। ठीक है, हालांकि आपको इन निर्देशों पढ़ने का भी समय दिया जाता है। जब आप एग्जाम एग्जाम हॉल में होते हो ना, तो पेपर जब आपके पेपर जो है जब आपकी बेंच पर आकर रखता है, वहाँ जो भी टीचर होता है, तो ओपन करने का जब बोलता है ना, उससे पहले पेपर आपके पास होता है ना। तो जब ओपन करने का वो कहेगा पेपर को, उससे पहले आप इन निर्देशों को आराम से पढ़ सकते हैं, है ना। तो निर्देश पढ़ने के लिए भी आपके पास पर्याप्त समय रहेगा, तो आप इन निर्देशों को पढ़ लें। अब देखो, पेपर जैसे ही आपको मिलता है, स्टूडेंट क्या करता है, क्वेश्चन पढ़ने लगता है ना। पहला क्वेश्चन पढ़ा, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, तीसरा क्वेश्चन पढ़ा, चौथा क्वेश्चन पढ़ा, पांचवा क्वेश्चन पढ़ा, छठा क्वेश्चन पढ़ा। अब देखो यहाँ पर भी दो तीन प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। पहले विद्यार्थी वो होते हैं कि पहला क्वेश्चन पढ़ा, उत्तर पता चल गया कि इसका बी उत्तर है, ओएमआर शीट ली और ओएमआर में बी भरना शुरू कर दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, उनको मतलब ही नहीं है आगे क्या दे रखा है। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखना है आपको कि जैसे आपको पेपर मिले ना, तो पूरा पेपर पलटा कर चेक कर लेना कि कहीं पर कोई ऐसा पेज तो नहीं है जिसपे प्रिंट ही नहीं आई। क्योंकि कई बार इस प्रकार की चीजें भी होती हैं कि पेपर में जो प्रिंट है ना, वो होती नहीं है बीच के कहीं पेज पर।
तो आप शुरुआत में ही ये सारी चीजें देख लें। पेज नंबर भी दिए रहते हैं तो वो भी देख लें कि कहीं बीच में कोई ऐसा तो नहीं कि कोई पेज ही नहीं हो, है ना। 8 के बाद डायरेक्ट 11 आ गया, 9 और 10 पेज ही नहीं है ना। तो आप ये भी चीजें देख लें। जो बच्चे पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, खासकर मैं उनके लिए चीजें बोल रहा हूँ कि वो ये भी ध्यान रखें पेपर देते समय, है ना, कि सारे प्रश्न होना चाहिए और सारे प्रश्न पर प्रिंट भी होना चाहिए। तो पहला स्टूडेंट क्या करता है कि वो क्वेश्चन पढ़ता जाता है, अगर उसको आंसर पता है तो वो डायरेक्ट ओएमआर में गोला भरता है। दूसरा पढ़ा, नहीं आ रहा छोड़ देगा, तीसरा पढ़ेगा, उत्तर आया तो वो ओएमआर में गोला भर देगा, है ना। एक स्टूडेंट तो इस तरह का काम करता है। अब दूसरे प्रकार का जो स्टूडेंट होता है ना, वो क्या करता है, वो पहले 100 ही क्वेश्चन पढ़ता है ना। पेपर को हाथ में लिया, पेपर को हाथ में लेने के बाद ऐसे वो पेपर को पलटाता जाएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ा, हाँ इसका उत्तर क्या होगा उसने सोच लिया कि हाँ ये हो सकता है। फिर दूसरा पढ़ा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। इस टाइप से वो सारा ही पूरा जो पेपर है, इस पूरे पेपर का वो एक ओवरव्यू लेता है। पहले प्रश्न से लेकर 100वें नंबर के प्रश्न तक वो पूरा ओवरव्यू लेता है और उसके बाद जो है वो सोल्व करना स्टार्ट करता है। लेकिन अभी भी वो ओएमआर नहीं भरता है। वो क्या करता है, पहले पेन लेगा हाथ में और इसका कौन सा सही है तो वो वहां निशान लगा देगा, फिर इसका कौन सा सही है वहां निशान लगाएगा, इसका कौन सा सही है वहां निशान लगाएगा। ऐसे सारे पेपर में वो निशान लगाकर सब कुछ सोच सूचा के तुक्के उक्के जो भी लगाना है वो सब लगा लुगा कर फिर आखिरी का जो आधा घंटा उसको मिलेगा, फिर उसमें वो ओएमआर भरना शुरू करेगा कि भाई बस अब ओएमआर ही भरना है ना, अब मुझे ओएमआर भरना है। एक स्टूडेंट ऐसा होता है, मतलब एक टाइप स्टूडेंट का ये होता है जो इस प्रकार से पेपर देता है। अब एक और जो स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, मतलब एक और प्रकार के जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि पेपर का पहली बार तो ओवरव्यू ले लिया और उसके बाद क्या करेंगे कि पढ़ते जाएंगे और हाथों हाथ ओएमआर भरते जाएंगे। पहले तो ओवरव्यू ले लिया पूरा, है ना, और उसके बाद पढ़ते जाएंगे और ओएमआर भरते जाएंगे। यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा इसका क्या होगा, इसका तुक्का लगाया तो उसका भी उसने ओएमआर में फिल कर दिया कि भाई इसका ये होगा, है ना। तो इस टाइप से एक स्टूडेंट की कैटेगरी ऐसी होती है जो इस टाइप से पेपर को सॉल्व करती है। हालांकि जरूरी नहीं है कि इन 3 कैटेगरी को फॉलो करने वाले लोग फेल ही होते हैं, या ये 3 तरीके जो बताए मैंने पेपर अटेम्प्ट करने की, कि जनरली स्टूडेंट इन तरीकों को फॉलो करता है तो इन तरीकों को फॉलो करने वाले बच्चे जो हैं वो पास नहीं हो पाते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनमें भी स्टूडेंट जो है, आप कोई सा भी तरीका अपनाओ, अगर आप उसमें कंफर्ट है तो वो जरूर आपको पास करवाएगा, जरूर आपको सिलेक्शन देगा। लेकिन एक अच्छा तरीका क्या हो सकता है, एक अच्छा तरीका क्या हो सकता है पेपर सोल्व करने का, जिससे कि आप कम से कम गलती करो, है ना। आज का हमारा डिस्कशन इसी चीज पर है। अभी तो सिर्फ मैंने ये बताया कि कुछ इस प्रकार के बच्चे होते हैं, है ना, जो इस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। हो सकता है मैंने ये 3 टाइप बताए और चौथा पांचवा टाइप भी हो सकता है, क्योंकि तरह तरह के विद्यार्थी होते हैं, तरह तरह के उनके माइंड होते हैं, है ना, और वो तरह तरह से पेपर को सोल्व करते हैं। अब एक अच्छा तरीका क्या हो सकता है पेपर को सोल्व करने का, वो मैं बताता हूँ, है ना। हो सकता है कि आपके पास इससे भी और अच्छा तरीका हो तो आप उसको फॉलो करें, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये तरीका जो भी मैं बता रहा हूँ ये अच्छा हो सकता है पेपर को अटेम्प्ट करने का, जिससे कि आपकी कम से कम गलती हो। देखो, 100 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि आप पहले तो पूरा पेपर चेक कर ले कि कहीं मिस प्रिंट तो नहीं है, कहीं पेज वगैरह बीच में मिस अटैच तो नहीं है ना। ये पूरा आप चेक कर ले पहले तो। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, है ना, जैसे ये पेपर है, पहला क्वेश्चन है कि भाई सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। अब आपने देखा कि भाई यहाँ सहायक नदियों के नाम लिखे हैं और यहाँ पर नदियों के नाम लिखे हैं, है ना। तो कौन सी सहायक नदी किसकी सहायक नदी है वो बताना है। अब आपने नदियां मध्य प्रदेश की अच्छे से पढ़ रखी है, आपको पता है कि बेतवा जो है वो यमुना की सहायक है, शिप्रा जो है वो चंबल की सहायक है, बेनगंगा जो है वो गोदावरी की है और तवा जो है वो नर्मदा की है। आपने ऐसा पूरा आ, बना लिया कि हाँ भाई ये सही है। अब ये 100% आपको पता है कि इसका आंसर यही होगा, है ना। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इसका आंसर जो है वो यही होगा। तो अब आपने यहाँ देख लिया कि भाई पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, मतलब बी वाला इसका सही होगा, है ना, बी वाला इसका सही होगा। आपने पूरा देख लिया। तो अब आपको क्या करना है कि जैसे बी वाला सही है ना, तो आपके पास पेंसिल वगैरह तो
लेकर जाना ही है ना, पेपर में आप पेंसिल लेकर चले जाए साथ में। तो जैसे इसका जो आंसर बी है ना, तो आप यहाँ पर एक हल्का सा ऐसा टिक कर दे, है ना, पेंसिल नहीं हो तो आप पेन से भी कर सकते हैं, हल्का सा टिक कर दे, है ना, हल्का सा जो है आपको टिक करना है, पेपर पे कुछ लिखना नहीं है ना, इस बात का ध्यान रखना है, लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ एक हल्का सा टिक कर देना है कि भाई इसका आंसर जो है ये सही है। अभी ओएमआर आपको फिल नहीं करना है, आपको सिर्फ इस पर टिक कर देना है, और इस क्वेश्चन को अब आप दोबारा नहीं देखेंगे, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पहली बार में हम उस क्वेश्चन को देख रहे होते हैं, तो हम उस क्वेश्चन के सही उत्तर तक पहुंचते हैं, लेकिन जब हम यूं सोचते हैं ना चलो बाद में देखेंगे इसको, और दूसरी बार जब हम उस क्वेश्चन को देखते हैं और हम वहां गड़बड़ कर देते हैं, जो पहली बार में हम सही उत्तर लगा रहे थे, दूसरी बार जब देखने गए तो वहां पर हमने उसका गलत उत्तर लगा दिया। तो अब आपको पता चल गया कि इसका आंसर ये है, तो आप इस पर टिक कर दे, छोड़ दे इसको, बड़े आगे। फिर दूसरा क्वेश्चन आपने देखा। अब दूसरे क्वेश्चन में मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि यार या तो बी होना चाहिए या इसका सी होना चाहिए, है ना, आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई ए तो नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, बी और सी होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि यार बी और सी इसका उत्तर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है कि उनको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है कि यार या तो ए या डी होगा, या बी या सी होगा, या सी या डी होगा, है ना, इस टाइप से उनको कंफ्यूजन होता है। तो जिन जिन ऑप्शन में आपको, मतलब जिस जिस ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है ना, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आप अपने हिसाब से मार्क सेट कर ले कि भाई जो सही है उसमें आप बिंदु बना ले। अब यहाँ पर इन दोनों में आपको कंफ्यूजन है ना, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन है, तो आप यहाँ पर एक ऐसा निशान बना ले, है ना, एक दोनों ऑप्शन पर आप निशान बना ले, है ना, कि भाई इन दोनों में, मतलब यहाँ पर तो आपने सिर्फ एक सिंपल सा बिंदु बनाया, एक डॉट बनाया, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, छोटा सा, है ना, यहाँ पर ये जो ऑप्शन लिखा है इस पर आप एक हल्का सा ऐसा एक निशान लगा दे। जो जो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है उन दोनों पर, है ना, जिन जिन ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है उन दोनों ही ऑप्शन पर एक हल्की सी ऐसी लाइन खींच दे, एक पेंसिल से खींच दे, एक हल्का सा ऐसा डॉट लगा दे, हल्का सा दोनों पर, है ना, इस टाइप की लाइन। जो सही है उस पर तो आप डॉट बना देंगे, जिन दो में आपको कंफ्यूजन है उसमें आप इस प्रकार के उन ऑप्शन पर, जैसे ये बी है तो आपने बी के पास ऐसी लाइन खींच दी, मान लो ये डी है तो आपने डी के पास ऐसी लाइन खींच दी, मतलब इसका मतलब ये हो रहा कि आपको बी और डी में कंफ्यूजन है ना, कि या तो बी होगा या इसका डी होगा, आपका एक कंफ्यूजन दूर करना है। अब यहाँ पर आप उस कंफ्यूजन को दूर करने मत बैठना, क्योंकि होता क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इन दोनों में कंफ्यूजन है ना, तो वो हाथों हाथ इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं कि बी और डी को मैं क्या करूं, बी और डी को मैं सोल्व करूं, भाई बी सही है कि डी, वो सोचने लगते 2-5 मिनट अपना इसमें खर्च कर देते हैं। उससे क्या होता है, देखो दिमाग है, आप सब जानते हैं कि जब आप भी क्लास में आते हो पढ़ने, तो शुरुआत के 10-15 मिनट आधे घंटे तक तो आपको बिल्कुल भी न थकान होती, कुछ भी नहीं होती, और आपका दिमाग भी बिल्कुल अच्छे से चलता है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो आपका दिमाग भी जो है वो मतलब उस दिमाग में भी जो है चीजें बढ़ने लगती, उलझने बढ़ने लगती, और आपके जो कंफ्यूजन है वो भी बढ़ने लगते हैं, एक थकान सी होने लगती है। तो शुरुआत में जब आप पेपर दे रहे हैं ना, तो आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, है ना, आपको बहुत सारे फैक्ट्स पता है, लेकिन जब आप 2-5 मिनट इस टाइप से खत्म कर देंगे यहीं पर, है ना, दूसरे नंबर के क्वेश्चन में ही आपने सोचने में समय वेस्ट कर दिया कि बी सही है कि डी सही है, तो आप जो आगे के क्वेश्चन जो आप सही कर सकते हैं, एक तो आप उनके लिए भी अपना समय, मतलब आप उनके लिए भी अपने समय को कम कर देंगे, और दूसरी चीज कि आप अपने दिमाग को यही इतना थका देंगे कि भाई आगे आप अपने दिमाग को कैसे अच्छे से यूज करेंगे, और यही आप इतने कंफ्यूज हो जाएंगे, और ये इसका प्रभाव अगले क्वेश्चन पर भी आपको देखने को मिलेगा। जब आप अगला क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो आपके दिमाग में अभी भी वही चल रहा होगा कि यार उसका बी होगा कि सही कि डी होगा, है ना, ये हम मानवों की वृत्ति है, ऐसा सबके साथ होता है ना। आप 25वें क्वेश्चन तक भी चले गए तो भी वो दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी भी चल रहा है कि यार उसमें बी होगा कि डी होगा, इसलिए उसको छोड़े, है ना, आपको कंफ्यूजन है तो समय वेस्ट नहीं करना है, बस उन दोनों ऑप्शन पर आप टिक लगा ले कि भाई मुझे इन दोनों में कंफ्यूजन है। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े कि भाई मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती। पता चल गया कि यार इसका उत्तर जो है वो ये होगा, है ना, तो जो भी इसका उत्तर होगा वो आपको पता चल गया, तो आपने क्या किया कि उस पर ऐसा बिंदु बना दिया कि यार ये इसका सही है। फिर आप चौथे क्वेश्चन पर गए, चौथे क्वेश्चन का आपको पता चल गया कि इसका ये होना चाहिए, तो आपने वहां पर भी ऐसा बिंदु बना दिया। मैं अंदाज से बना रहा हूँ, सही गलत पर नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ।
अब आप 5वें पर गए, आपको पता चल गया कि नहीं पाई जाती मिट्टी, तो आपने जो है इस टाइप से गोला बना दिया, सॉरी, आपको पता है कि इसका आंसर यही होगा तो आपने उस पर गोला बना दिया। मतलब जिन आंसर के साथ आप 100% श्योर हैं कि इसका आंसर यही होगा, दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं बदल सकती। अगर एग्जामिनर ये उत्तर नहीं देगा तो मैं एग्जामिनर को क्लेम करूंगा इस चीज के लिए कि भाई इसका आंसर यही होगा, आपत्ति लूंगा इस चीज की, है ना। तो आप 100% जिसके लिए आप श्योर हैं उस पर आप ऐसा बिंदु बना ले। अब ये क्वेश्चन आया कि कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है। अब आपने कभी भी नहीं पढ़ा, है ना, आपने कभी भी नहीं पढ़ा कि भाई ये जो जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व है ये भारत के किस राज्य में, मतलब मैं, आपने ये तो पढ़ा है कि भाई जिम कार्बेट कहाँ है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ना, बहुत जनरल क्वेश्चन है जो सबको पता होता है। लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, है ना, जैसे यहाँ 6ठे नंबर पर आया, कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं, है ना, जैसे बोधन 2 आया था, है ना, बोधन 2 जब आया था तो बच्चे कंफ्यूज थे कि ये कभी नहीं पढ़ा। तो इस टाइप का मान लो कि ये क्वेश्चन आया, ये मान लो ये क्वेश्चन ऐसा है, कार्बेट टाइगर रिजर्व आपने कभी भी नहीं पढ़ा, आपको ये भी नहीं पता कि वो राजस्थान में है कि मध्य प्रदेश में है कि कहाँ है ना, तो आपको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, तो आप क्या करें, इस पर ऐसा गोला बना दे, क्वेश्चन पर गोला बना दे, है ना, जहां पर ये क्वेश्चन लिखा है आप छोटा सा इस क्वेश्चन पर ऐसा घेरा बना दे, है ना, क्वेश्चन पर एक घेरा बना दे, भले क्वेश्चन पे नहीं बनाए, क्वेश्चन के पास में बना दे, है ना, ये क्वेश्चन है तो इसके पास में एक ऐसा छोटा सा गोला बना दे, पहचान के लिए कि भाई ये वो क्वेश्चन है जो मैंने कभी नहीं पढ़ा, इसमें मुझे तुक्का ही लगाना है, ये वो क्वेश्चन है जिसमें मुझे तुक्का ही लगाना है। पेपर में 3 ही प्रकार के क्वेश्चन होंगे ना, एक वो क्वेश्चन होगा जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने पर आप उत्तर तक पहुंच सकते हो, एक क्वेश्चन वो होगा जिसका आपको 100% उत्तर पता होगा, और एक क्वेश्चन वो होगा जिसका आपको उत्तर क्या, उस क्वेश्चन को भी कभी आपने नहीं पढ़ा, उसमें आपको तुक्का ही लगाना है ना, उसमें आपको तुक्का ही लगाना है। तो आपने क्या किया कि तीनों ही कैटेगरी के क्वेश्चंस को टिक कर लिया, है ना, ये टिक आपके हिसाब से आप कुछ भी रखो, ये तो मैंने बताया, आप अपने हिसाब से स्टार बना सकते हो, है ना, एम लिख सकते हो, पी लिख सकते हो, क्यू लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये कैटेगरी कैसे बना रहे हो। तो आपने तीनों कैटेगरी बना ली कि भाई जो सही है 100% श्योर वाले हैं उन पर आप ऐसा बिंदु बना रहे हो, जिनमें कंफ्यूजन है ऐसी उन ऑप्शन के पीछे भले आगे कहीं पर ऐसी लाइन खींच रहे हो, और जिस पर आपको तुक्का ही लगाना है, आपको पता है कि ये मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, है ना, जैसे आगे और क्वेश्चन देखे अपनों ने, जैसे कि ये कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। अब आपने कभी पढ़ा ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि कब है, मतलब कुल मिला के आपको यहाँ शुद्ध रूप से तुक्का ही लगाना है, तो ऐसा गोला बना दो यहाँ कि भाई इस पे तुक्का ही लगाना है ना। मान लो और कोई क्वेश्चन आपको दिखा, जैसे ये क्वेश्चन दिखा कि निम्नलिखित में से किस जल मार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है, आपको पता है कि ये क्वेश्चन मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, इस पर मुझे तुक्का ही लगाना है, तो आप ऐसा गोला बना दो, है ना। तो इस टाइप से क्या करो, आप पूरे पेपर में, है ना, पूरा पेपर शुरू से लेकर आखिर तक आप पूरा पेपर पढ़ लो, और उस पेपर में क्वेश्चन को छाट लो कि भाई कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें मैं 100% श्योर हूँ, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंफ्यूजन वाले हैं, है ना, जिनको अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा तो मैं उनके उत्तर तक पहुंच जाऊंगा, और कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर तो मुझे तुक्का ही लगाना है ना, जिनके आंसर मुझे नहीं पता है, जिन पर मुझे तुक्का ही लगाना है, ठीक है। तो आप ऐसे करके पूरे 100 क्वेश्चंस को आप 100 क्वेश्चन पर आप ऐसा टिक कर लोगे, आप हर क्वेश्चन पढ़ भी लोगे, जो क्वेश्चन पर तुक्का लगाना उस पर गोला बनाओ और पढ़ो आगे, सोचना नहीं उसके बारे में, सोचेंगे तो गड़बड़ कर बैठेंगे, है ना, सोचना नहीं है, बढ़ेंगे आगे। अपन ये मार्किंग क्यों कर रहे हैं पता है, अपन मार्किंग इसलिए कर रहे हैं कि अपन उन 100 क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं, ताकि हम हर कैटेगरी पे फोकस कर सके, है ना, हर कैटेगरी पर हम क्या कर सके, फोकस कर सके, है ना। हम जब सबको मिक्स रखेंगे ना, हमको पता ही नहीं चलेगा कि भाई इस क्वेश्चन पर हम इतना समय खर्च कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि इस क्वेश्चन पर इतना समय और दिमाग हमने खर्च कर दिया, तो ऐसा तो नहीं कि इस क्वेश्चन पर जो हमें थकान हो गई, उस थकान के कारण हम आगे के 2 क्वेश्चन जिनके आंसर हम सही कर सकते थे वो हम इसके कारण गलत कर देंगे, है ना। तो ये चीजें बारीक बारीक चीजें आपको सीखनी होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, लगता तो ऐसा है कि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता पर बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, पूरे पेपर को
तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी ऐसे क्वेश्चंस की हैं जिनमें आप 100% श्योर हो। दूसरी कैटेगरी ऐसे क्वेश्चन की हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो, थोड़ा सा दिमाग लगाने पर आप उत्तर तक पहुंच जाओगे। और तीसरी कैटेगरी ऐसे क्वेश्चन की हैं जिनमें आपको तुक्का ही लगाना है, उनमें आपको नहीं, आपने कभी पढ़ा ही नहीं, जो पढ़ा ही नहीं वहां क्या दिमाग लगाओगे, है ना। मतलब बच्चे बोलते हैं ना कि इस क्वेश्चन पर हम दिमाग लगाएंगे। अरे भाई, जब किसी चीज को पढ़ा ही नहीं तो वहां क्या दिमाग लगाओगे, है ना। मैं जैसे एक उदाहरण दूं, मैं बोल रहा हूँ बताओ PTOW का क्या फुल फॉर्म होगा, है ना। PTOW का क्या फुल फॉर्म होगा। अब आप यही सोचो कि सर PTOW तो कभी नहीं पढ़ा। हाँ, PTO पढ़ा है, पेज टर्नओवर, है ना। ये W क्या हो रहा, है ना। तो आपने जब कभी ये पढ़ा ही नहीं तो आप क्या दिमाग लगाओगे, है ना। तो इससे अच्छा तो है कि हम इन क्वेश्चंस की कैटेगरी अलग करके बाद में दिमाग लगाएंगे, है ना। बाद अगर दिमाग भी लगाना है तो बाद में लगाएंगे, अभी पेपर के बीच में दिमाग लगाकर हम हमारे आगे जो 10 क्वेश्चन सही हो सकते हैं उनको क्यों गलत करें, है ना। तो हमने तीन कैटेगरी में पेपर को बांट लिया। फिर उसके बाद क्या करना है आपको स्टूडेंट, आपने पूरा पेपर देख लिया, अब आपको गिनना है ना। चाहे तो आप गिन सकते हैं कि भाई कितने क्वेश्चन जो हैं आपके 100% श्योर वाले हैं। मतलब 100 क्वेश्चन में से ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो आपके 100% श्योर वाले हैं। भले अभी मत गिनो, आप OMR उठा लो, है ना। OMR शीट आप लो। देखो OMR जो बच्चे सबसे लास्ट में भरते हैं ना, उनके सबसे ज्यादा OMR में गलतियां होती हैं, है ना। इसलिए ये गलती बिल्कुल मत करना, OMR को आप बीच बीच में भरते रहो, है ना, ताकि आप जो है OMR को लेकर कोई गड़बड़ ना करो। तो आपने क्या किया, एक मुश्किल से भी मान के चलो कि ये सब करने में मुश्किल से 40 से 45 मिनट या 50 मिनट आपको लगेंगे, है ना। 50 मिनट मान लो अधिकतम, आप 50 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना है, मतलब और कम लगना है, लेकिन मैं तो अधिकतम 50 मिनट बोल रहा हूँ। 30-35 मिनट में ये सब काम हो जाता है जो मैंने आपको अभी बताया। अब आपको OMR उठा लेना है और जितने भी सही वाले हैं, है ना, जो आपने पहली बार जो आपने रीडिंग की थी और पहली बार रीडिंग करते वक्त जिन जिन क्वेश्चंस के उत्तर में आप 100% श्योर थे कि इसका उत्तर यही होगा, और उस उत्तर को आपने टिक भी किया, आपने ऐसा बिंदु भी बनाया कि भाई इसका ये सही है, इसका ये सही है, तो आपको क्या करना है, OMR में इनके उत्तर को भर लेना है। OMR में गोले भर लो, है ना। OMR में गोले भर लो, वो चाहे 35 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, जितने भी हो वो सारे भर लो, है ना। मैंने तो देखा है स्टूडेंट आकर बोलते हैं सर हमने जब पहली रीडिंग की थी तो पहली रीडिंग में ही हमारे जो गोले थे वो 60 भरा गए थे, पहली रीडिंग में ही हमारे 55 गोले भरा गए थे। मतलब ये तरीका हमेशा मैं स्टूडेंट को बताता ही रहता हूँ और स्टूडेंट को इससे बहुत फायदा भी मिलता है, इसलिए आज मैं यहाँ यूट्यूब पर भी इस के विषय में बात कर रहा हूँ। बाकी क्लास में तो मैं इन चीजों को स्टूडेंट को बताता ही रहता हूँ, और स्टूडेंट जब ये काम करते हैं तो उनको बहुत अच्छे से वो इस पेपर को, मतलब बहुत अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो आप जब पहली रीडिंग करेंगे और मान लीजिए कि आपके 60 गोले सही हो गए, मतलब 60 गोले जो है वो भरा गए, 55 गोले जो भरा गए, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार 100 में से 55 तो मेरे एकदम सही हो गए हैं, या भले 40 भी होंगे तो भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो इतने तो मेरे एकदम सही हो गए, अब मुझे बाकी पर काम करना है ना। उसके बाद क्या करना है आपको, गोले भर दिए, गोले भरने के बाद अब आपको जो दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन है जिनमें आपको कंफ्यूजन है ना, जैसे दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है कि इसका अनुच्छेद 14 होगा या इसका अनुच्छेद 15 होगा, है ना, आपने ऐसा दो टिक लगा रखे। अब आपको दूसरी रीडिंग में उन्हीं क्वेश्चन पर ध्यान देना है, जिन पर तुक्का लगाना है उनको भी नहीं छेड़ना है, उनको भी साइड में ही रहने दो। अब तो यहां पर आप दिमाग लगाना शुरू करो, है ना, क्योंकि जितने क्वेश्चन 100% श्योर हैं वो आप सब सही करके OMR में गोला भर चुके हो, मतलब आप बहुत बड़ा काम अपना कर चुके, मतलब आपको एक बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन लगेगा कि यार एक बहुत बड़ा बोझ हटा, इतने क्वेश्चन तो मेरे सही हो गए, 50, 55, 40, 45, 60 जितने भी वो होंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको दिमाग लगाना है। अब आप दिमाग लगाओ, जितना दिमाग लगा सको उतना दिमाग लगाओ, और अंत में तय कर लो कि भाई इसका कौन सा सही होगा और उस सही वाले पर टिक कर लो। फिर आगे भी आप ऐसे ही क्वेश्चन देखो जिनमें आपको कंफ्यूजन है, दो ऑप्शन में आप उनको देखो और उनमें आप सही ढूंढने की कोशिश करो, है ना। तो आगे आने वाला जो भी आधा घंटा होगा आप उसमें यही पूरा काम करो, है ना।
जितने भी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं उन कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन के आप उत्तर ढूंढो, और जब आप उत्तर तक पहुंच जाओ तो ओएमआर भर दो। और फिर उसके बाद जो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तीसरी कैटेगरी के, जिन क्वेश्चंस के आंसर मतलब जिन क्वेश्चंस को ही आपने नहीं पढ़ा तो वहां क्या दिमाग लगाओगे, तो फिर समय लगभग आधा घंटा 40 मिनट और आपके पास होगा शेष। और ऐसे 15-20 क्वेश्चन होंगे, है ना, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो ऐसा तो नहीं कि 100 में से 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े, है ना। 100 में से 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। बाकी 50 क्वेश्चन तो आपके, मैं कह रहा हूँ ना कि जिन बच्चों ने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो 50 से 55 क्वेश्चन तो वो पहली रीडिंग में सही कर देंगे, जिनमें वो 100% श्योर होंगे, है ना। और 20-30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें वो थोड़े डाउटफुल होंगे, और 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर शायद उनको न पता हो, है ना, उनमें उनको तुक्का ही लगाना है ना। तो 15 से 20 क्वेश्चन होंगे और आधा घंटा है, तो आप हाथों हाथ एक एक क्वेश्चन को पकड़िए, उन क्वेश्चंस में आप देखिए कि भाई क्या सही हो सकता है। अंत में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जय माता दी बोलकर आंख बंद करके जहाँ पे टिक लगाना है वहां पे टिक लगा के भर दो ओएमआर। फिर दूसरे क्वेश्चन पे जाओ, वही सब करो। नहीं समझ में आ रहा तो जय श्री राम जो भी बोलना है वो बोलकर भर दो ओएमआर में। तो आखिरी में जो भी 10 12 15 वो आपकी एबिलिटी ऊपर डिपेंड करते हैं कि भाई तीसरी कैटेगरी में कोई कितने क्वेश्चन है ना। जितने कम क्वेश्चन तीसरी कैटेगरी में होंगे उतने ही चांस आपके पेपर में क्वालिफाई के होंगे कि आप अच्छे से पेपर को क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है। तो इन 3 कैटेगरी को बनाकर आप पेपर को सॉल्व कीजिए, तो आप समय रहते पेपर को सॉल्व भी कर लेंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो आप सही समय पर कर पाओगे, क्योंकि बच्चे बहुत बोलते हैं और आप भी सुन रहे हो तो आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे। मुझे तो पर्सनली बच्चे एग्जाम के बाद बोलते हैं कि सर मैं तो 70वें क्वेश्चन पर था और देखा तो टाइम 15-20 मिनट ही बचा था, तो मैंने तो फटाफट बाकी क्वेश्चंस को कर लिया, और मुझे तो बाद में पता चला कि सर 80 से लेकर 85 तक के जो 5 क्वेश्चन थे वो तो बहुत सरल थे, और सर मैं तो हड़बड़ाहट में उनको गलत कराया। हड़बड़ाहट में तुम्हें रैम कौन सी मेमोरी है मैं ये भी गलत कराया, हमें रैम का फुल फॉर्म गलत कराया, मैं रोम का फुल फॉर्म नहीं लगा पाया, www का फुल फॉर्म क्या है मैं ये नहीं सही कर पाया, http का फुल फॉर्म क्या है मैं ये सही नहीं कर पाया, क्योंकि 1.5 घंटा हो गया था, मेरे 70 क्वेश्चन ही सही हुए थे, तो मैं फिर फटाफट करने के चक्कर में और मेरा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि मेरे तो क्वेश्चन ही गलत हो रहे थे और मेरा पूरा पेपर बिगड़ गया। तो अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चन को कैटेगरी में बांटकर जब पेपर को सोल्व करेंगे ना स्टूडेंट, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ कभी नहीं होगी। आपका कॉन्फिडेंस उतना का उतना रहेगा। फालतू की आप उन क्वेश्चंस पर समय और दिमाग खर्च करने से भी बच जाएंगे, है ना, जिन पर आपको दिमाग खर्च नहीं करना है ज्यादा, क्योंकि एग्जामिनर ने उन क्वेश्चंस को रखा ही इसीलिए कि आप इनके चक्कर में उलझे और सही को भी गलत कर दे, तो एक वो प्रॉब्लम से भी आप बच जाओगे। ओएमआर में भी गलती नहीं होगी, क्योंकि समय पर्याप्त होगा तो ओएमआर को भी हम अच्छे से भर पाएंगे। जब आप एक साथ ओएमआर भरने को बैठते हो ना, तो 14 नंबर का गोला भरना था, 15 नंबर का भरा गया, 16 का भरना था, 18 का भरा गया, सी भरना था, बी भरा गया, है ना। ये गड़बड़ होती है जब हम एक साथ ओएमआर को भरते हैं। लेकिन अगर हम कुछ कुछ क्वेश्चन भरते हैं ना, जैसे 15 क्वेश्चन भरे, 20 क्वेश्चन भरे, तो उसमें गड़बड़ होने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो पूरा एक्टिव होता है उस समय, ठीक है। तो आप इस तरह से पेपर को दे, आपको बहुत फायदा होगा। और अगर आपके पास कोई बेस्ट ट्रिक है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना, आप उस बेस्ट ट्रिक को फॉलो करें। इस प्रकार की एक ओएमआर आपको मिलेगी, है ना, ये सैंपल है जहां पर आपको अपना बुकलेट नंबर, है ना, अपना सेंटर कोड, रोल नंबर, ये सारा फिल करना होगा, है ना। और फिर यहाँ पर सारे ऑप्शन रहे, क्वेश्चन रहेंगे, और उन क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन रहेंगे ABCD, तो आपको जो भी ऑप्शन सही हो उसका गोला आपको भरना होगा। अब गोला भरने में भी बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, है ना। बच्चे बोलते हैं कि सर हम गोला भरते हैं, उस वक्त क्या होता है कि हम सही से गोला नहीं भर पाते हैं, है ना, कि हम गोला भर रहे थे तो हमारे साथ जो प्रॉब्लम हो रही थी वो ये प्रॉब्लम हो रही थी गोला भरते वक्त कि गोले से बाहर, मतलब गोला इस प्रकार से हमने गोला भर दिया, है ना। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा तो गोला जो है मतलब गोल नहीं था, उस गोले से भी बाहर जो था, मैंने मतलब गोले को बाहर के साइड तक मतलब भर दिया, है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस टाइप से गोला भर देते हैं, है ना, इस टाइप से।
ठीक है। तो गोला भरने में भी बच्चों को बहुत सारी दिक्कत होती है। तो स्टूडेंट, गोला भरने की भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर आप इस तरीके से गोले को फिल करेंगे तो आपको कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि गोले का शेप अगर ज्यादा आपने बिगाड़ दिया तो जो ओएमआर स्कैनर होगा ना, वो उसको सही से स्कैन नहीं कर पाएगा ना, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो गोले को भी सही भरना जरूरी है ना। गोला भी सही भरना जरूरी है ताकि स्कैनर उसे समझे सही से। ठीक है। तो गोला भरते समय आप क्या कीजिए कि ये जो बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री है गोले की, सबसे पहले आप इस पर पेन घुमा दीजिए। एक मिनट, मैं थोड़ा नोक छोटा करता हूँ, है ना। जैसे ये गोले की जो बाउंड्री है, आप सबसे पहले क्या कीजिए, इस बाउंड्री पर ऐसे पेन घुमा दीजिए। ठीक है, आप पेन ऐसे सबसे पहले ऐसे बाउंड्री पर घुमा दीजिए, है ना। तो अब उससे क्या होगा, आपका गोला बाहर नहीं जाएगा ना, जैसा इनमें हो रहा था ना, गोला बाहर जा रहा था। जब आप सबसे पहले ऐसे बाउंड्री पर पेन घुमाएंगे ना, तो उससे ये फायदा होगा कि आपका जो गोला है वो बाहर नहीं जाएगा, है ना। आप क्या कीजिए, ऐसे बाउंड्री पर पेन घुमाइए ना। सबसे पहले आप गोले की बाउंड्री बनाइए। मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको गोले की बाउंड्री बनाना है ना। सबसे पहले आप क्या कीजिए, गोले की बाउंड्री बना लीजिए। अब बाउंड्री बनाने के बाद उसके अंदर आप पेन से ऐसा फिल कर दीजिए, है ना, ताकि गोला बराबर शेप में रहेगा। यहाँ पे भी बाउंड्री बनाई, बाउंड्री बनाने के बाद आप अंदर फिल कीजिए ताकि गोला जो है वो बराबर शेप में रहेगा, है ना। जब हम बाहर मतलब जब हम ये गलती करते हैं कि हम बाउंड्री नहीं बनाते हैं और अंदर से गोला को भरना शुरू करते हैं, तो गोला जो है गोल बाउंड्री से बाहर निकल जाता है ना। गोला जो है बेशेप हो जाता है ना। ये जो राउंड है ये बेशेप हो जाता है। तो सबसे पहले आप बाउंड्री बनाइए और बाउंड्री बनाने के बाद उसको अंदर से फिल कीजिए। थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर नीचे हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, वो मान्य है। हाँ, गोला ऐसा खाली नहीं रहना चाहिए, है ना। जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ गोला खाली है, यहाँ गोला खाली है, तो ऐसा खाली नहीं होना चाहिए, बराबर उसको आपको ऐसे भरना है ना। अंदर से पूरा उसको फिल करना है इस टाइप से। और ज्यादा जोर भी नहीं देना है गोला भरते वक्त, है ना। इतना भी जोर नहीं देना है कि ओएमआर के आर पार ही आपने पूरा गोला निकाल दिया, है ना। बहुत हल्के हल्के हाथों से ही आपको सबसे पहले आप गोले की बाउंड्री बनाइए और उसके बाद अंदर आप पेन से गोले को भर लीजिए, बॉल पेन जो भी आप लेकर जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपको गोले को फिल करना है ताकि कोई भी गड़बड़ी जो है वो आपसे नहीं होगी और आप अच्छे से गोला भर पाओगे। अब देखो, क्वेश्चन नंबर लिखा होता है ना, क्वेश्चन नंबर 1, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, तो आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल 2 की लाइन में ही आपको जाना है ना। आप चाहे तो अपनी दोनों उंगलियों का यूज करें, कोई एक उंगली को आप क्वेश्चन पर रखें और एक उंगली आप सीध में लेकर जाएं और उस गोले को देखें कि भाई कहाँ है ना। जिन बच्चों से अगर ऐसी गड़बड़ होती है तो मैं उनके लिए तरीका बता रहा हूँ, है ना, कि आप जैसे कि ये ओएमआर है ना, तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का सी भरना, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 पर ऐसे उंगली रख लें और क्वेश्चन नंबर 7 के ये सी, है ना। तो इस टाइप से क्या होगा, आपसे गड़बड़ी नहीं होगी, है ना। जिन बच्चों से ये गड़बड़ी होती है उनके लिए बता रहा हूँ, और जो गड़बड़ी नहीं करते उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बस नॉर्मली आप बस ध्यान रखिए और गोले को भरिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने पेपर को सॉल्व करने का तरीका बताया जिससे आपका समय भी बचेगा और जिससे क्या होगा, एग्जाम में आप अच्छे नंबर भी लेकर आओगे, परीक्षा में आप अच्छा परफॉर्मेंस भी कर पाओगे अगर आप इस तरीके से पेपर को देते हैं तो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप पूरा ध्यान रखिएगा, है ना, कि आपको कोई भी गलती नहीं करना है और अच्छे से क्वेश्चंस को कैटेगरी में बांटकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है, क्योंकि ये 2 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन 2 घंटे का सही यूटिलाइजेशन अगर आप कर लोगे ना, तो आप गलत को भी सही कराओगे। मतलब जो क्वेश्चन आपको नहीं आते थे, आप उनके भी उत्तर सही कराओगे अगर आपने 2 घंटे का सही से यूटिलाइजेशन कर दिया तो। अगर आप हड़बड़ाहट में ही रहोगे तो आप आता हुआ भी गलत कराओगे, है ना, आता हुआ भी आप गलत कराओगे, ये मेरी गारंटी है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे आप कीजिएगा। जो बच्चे कोई गड़बड़ आज तक नहीं करते हैं, जिनको परीक्षा में हड़बड़ाहट नहीं होती है, जो हमेशा अच्छे से पेपर सोल्व करते हैं, तो ठीक है भाई, आप जो तरीके अपना रहे हो, अगर आप
उन तरीकों में ही खुश है तो आप उन्हीं तरीकों के साथ रहें। लेकिन जिन बच्चों के साथ उनके तरीकों से उनको प्रॉब्लम होती है तो आप इन तरीके को भी फॉलो करके देखें, आपको जरूर फायदा मिलेगा। ऑल द बेस्ट आपकी परीक्षा के लिए। आशा है मेरी आप सबने अच्छे से पढ़ लिया होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे से परीक्षा में पास होंगे।